जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्य विधानमंडल के सत्र और विघटन 102वीं वीडियो बनाकर इसके 174वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्य विधानमंडल के सत्र और विघटन पर बात करेंगे। बता दें कि प्रस्तुत स्रोत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 से संबंधित है, जो राज्य विधानमंडल के सत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल समय समय पर सदन या सदनों को सत्र के लिए आहूत करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर न हो। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास यह शक्ति भी है कि वह सदन या सदनों का सत्रावसान प्रोरोगेशन कर सके। सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी निहित है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रों के आह्वान, समाप्ति और विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान का ये है अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 1. राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिए आहूत करेगा जैसा वो उचित समझे, किंतु एक सत्र में उसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होगा। 2. राज्यपाल समय समय पर क सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। ख विधानसभा को भंग कर सकता है। नमस्कार, चलिए आज संविधान के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो हमारी राज्य सरकारों के कामकाज की पूरी लय तय करता है। ये सब कुछ एक ही बहुत पावरफुल अनुच्छेद के इर्द गिर्द घूमता है, आर्टिकल 74। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा का मतलब लेजिस्लेचर का रिमोट कंट्रोल आखिर होता किसके हाथ में है? कौन है जो प्ले, पॉज या स्टॉप का बटन दबा सकता है? सुनने में ये एक आसान सवाल लग सकता है, पर इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की पूरी फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये पावर किसके हाथ में हो सकती है? और जवाब है गवर्नर। जी हाँ, संविधान का आर्टिकल 174 उन्हें ये असाधारण शक्ति देता है। तो चलिए आज इसी संवैधानिक रूल बुक को जरा खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि गवर्नर की ये शक्तियां आखिर हैं क्या और इनके असली मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्ले बटन की। ये है सदन को बैठक के लिए बुलाने की शक्ति। संविधान की भाषा में इसे आहूत करना या सम्मन करना कहते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नर ही वो अथॉरिटी हैं जो लेजिस्लेचर को काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल देते हैं। उनके बुलावे के बिना सेशन शुरू ही नहीं हो सकता। तो ये समन करना असल में होता क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नर राज्य के सभी चुने हुए नुमाइंदों को मतलब एमएलएस को एक साथ आने और लेजिस्लेटिव सेशन शुरू करने का ऑफिशियल ऑर्डर देते हैं। ये पहला कदम है, वो आधिकारिक बुलावा जिसके बाद ही कानून बनाने और सरकार के कामकाज पर बहस की पूरी प्रक्रिया पटरी पर आती है। और ये पावर सीधे सीधे हमारे संविधान से मिलती है। जैसा कि यहाँ लिखा है, आर्टिकल 174 साफ कहता है कि गवर्नर ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे सदन को बुलाएगा। यहाँ पर ये जो फ्रेज है ना, जो वो ठीक समझे, ये बहुत ज़रूरी है। ये शब्द गवर्नर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रेशन देते हैं, लेकिन कई बार यहीं पर संवैधानिक इरादे और राजनीतिक हकीकत के बीच एक टकराव भी देखने को मिलता है। अच्छा, प्ले बटन तो समझ आ गया। अब आते हैं पॉज और स्टॉप बटन पर। ये हैं सत्रावसान और विघटन। अब ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए देखते हैं कि कैसे। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है सत्रावसान, जिसे हम पॉज बटन कह सकते हैं। यह सिर्फ एक सेशन को खत्म करता है, पर विधानसभा जिंदा रहती है। और दूसरी तरफ है विघटन यानी स्टॉप बटन। ये पूरी विधानसभा की लाइफ को ही खत्म कर देता है, जिसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कराने ही पड़ते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक पर बहुत बड़ा अंतर है। तो सत्रावसान, जिसे अंग्रेजी में प्रोरोग करना कहते हैं, उसका मतलब हुआ सेशन को पॉज करना। मतलब लेजिस्लेटिव काम कुछ वक्त के लिए रुक जाता है, लेकिन विधानसभा भंग नहीं होती। मेंबर्स अपने अपने एरिया में वापस जा सकते हैं, पर वो अभी भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं
और गवर्नर उन्हें भविष्य में फिर से एक नए सेशन के लिए बुला सकते हैं। और ये पावर भी एक बार फिर सीधे संविधान से ही आती है। आर्टिकल 174 का क्लॉज 2A साफ तौर पर गवर्नर को सदन का सत्रावसान करने का अधिकार देता है। ये एक अहम शक्ति है जो उन्हें लेजिस्लेटिव कैलेंडर पर एक तरह का कंट्रोल देती है, जिससे वो सरकार के कामकाज की गति को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी तरफ है विघटन, यानी डिसॉल्व करना। ये एक बहुत ही सीरियस और फाइनल एक्शन है। ये विधानसभा की जिंदगी का अंत है। ये वो आखिरी स्टॉप और रीबूट बटन है जो पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देता है और नए चुनावों को जरूरी बना देता है। और विघटन की ये असाधारण शक्ति आर्टिकल 174 के क्लॉज 2B में दी गई है। ये प्रोविजन गवर्नर को जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा को भंग करने का अंतिम अधिकार देता है, जो लोकतंत्र में एक बहुत ही वजनदार और निर्णायक कदम माना जाता है। तो गवर्नर के पास प्ले, पॉज और स्टॉप बटन तो हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करके विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए मिलने ही न दे? हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था और इसीलिए उन्होंने एक बहुत जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया है। ये नंबर 6 महीने, ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक सेफ्टी वॉल्व है, एक ऐसा जरूरी नियम जो ये पक्का करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कभी भी बहुत लंबे समय तक के लिए रुक ना जाए। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी भी हाल में एक सेशन के खत्म होने और अगले सेशन के शुरू होने के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही सख्त और नॉन नेगोशिएबल रूल है। और ये नियम भी सीधे आर्टिकल 174(1) से आता है। संविधान की भाषा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, 6 मास का अंतर नहीं होगा। ये प्रोविजन लोकतंत्र की कंटिन्यूटी की गारंटी है। ये पक्का करता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमित रूप से मिलना ही होगा ताकि वो अपने वोटर्स के प्रति जवाबदेह रहें और सरकार के काम पर नजर रख सकें। तो हमने गवर्नर की शक्तियों और उन पर लगी सीमाओं को तो समझ लिया, लेकिन अगर हम जूम आउट करके देखें बड़ी पिक्चर में, तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन को कैसे बनाए रखता है? चलिए इसे समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्टिकल 174 ये पक्का करता है कि जनता के प्रतिनिधि रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। ये किसी भी सरकार को अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेही से भागने नहीं देता। ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस की कंटिन्यूटी की गारंटी देता है, जिससे ये तय होता है कि शासन बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहे। ये एक तरह से लोकतंत्र की रिदम को बनाए रखता है। तो अगर हम पूरी प्रोसेस को एक नज़र में देखें तो ये एक विधानसभा का पूरा लाइफ साइकिल है। गवर्नर प्ले बटन दबाकर इसे शुरू करते हैं, सत्र चलते हैं, पॉज बटन के साथ सत्रावसान होता है और आखिर में स्टॉप बटन से विघटन होता है, जो एक नए डेमोक्रेटिक साइकिल का रास्ता बनाता है। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आर्टिकल 174 शासन चलाने के लिए एक जरूरी संवैधानिक टूल है, लेकिन वो पतली सी लाइन कहाँ है जहां ये एक पॉलिटिकल हथियार बन जाता है? कब संवैधानिक कर्तव्य राजनीतिक रणनीति के आगे झुक जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स पर बात करने वाले हैं, जो हमें एक लिसनर ने भेजा है। हाँ, और ये सोर्स है भारत के संविधान का अनुच्छेद 174। बिल्कुल। अब देखने में तो ये मतलब बस कुछ लाइनें हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, लेकिन जो सवाल था वो ये था कि इन कुछ लाइनों में आखिर कितनी राजनीतिक शक्ति छिपी हुई है। ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि अनुच्छेद 174 को आप भारतीय राज्यों की राजनीति का एक तरह से रिमोट कंट्रोल कह सकती हैं। रिमोट कंट्रोल? हाँ, इसमें विधानसभा को शुरू करने, उसे चलाने, बीच में रोकने और यहां तक कि उसे पूरी तरह खत्म करने की ताकत है। तो ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये असल में सत्ता का खेल है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद यही है, इस टेक्स्ट को परत दर परत खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये राज्यपाल को राज्य की विधायिका के पूरे जीवन चक्र पर कैसे नियंत्रण देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से। हाँ, यानी समनिंग द हाउस, विधानसभा को बुलाना। तो अनुच्छेद 174 का क्लॉज 1 ये कहता है, राज्यपाल समय समय पर सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा जो वह ठीक समझे। यहां तक तो ठीक है। हाँ, पर आगे कहता है
किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। मतलब गवर्नर को अधिकार है कि वो जब चाहें जहां चाहें सेशन बुला सकते हैं। हाँ, लेकिन इस लाइन का जो असली हीरो है ना, वो इसका दूसरा हिस्सा है। ये 6 महीने वाली शर्त। एग्जैक्टली 6 मास का अंतर नहीं होगा। ये लाइन आप समझिए कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व, ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं कि एक सरकार मतलब लगभग 6 महीने तक बिना किसी संसदीय जांच के काम कर सकती है? हाँ, कर सकती है। ये तो बहुत लंबा समय है। इसमें तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी कर सकती है ना? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पे चोट करता है और यहीं पर इस नियम का जो रणनीतिक पहलू है वो सामने आता है। देखिए, सैद्धांतिक तौर पर तो ये नियम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए है, ताकि वो भाग ना सके। हाँ, ताकि वो अनिश्चित काल के लिए विधानसभा को फेस करने से बच ना सके। हर 6 महीने में उसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सामना करना ही होगा, ये अनिवार्य है। लेकिन ये तो हुई थ्योरी। असल में क्या होता है? असल में सरकारें अक्सर इस 6 महीने की सीमा का पूरा इस्तेमाल करती हैं। आप सोचिए, सरकार ने कोई बहुत विवादास्पद कानून पास किया है या कोई बड़ा घोटाला सामने आया है। ऐसे में सरकार क्या करेगी? वो सत्र बुलाने में जानबूझकर देरी कर सकती है। वो इंतजार करती है कि मीडिया का ध्यान किसी और मुद्दे पर चला जाए, जनता का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए और विपक्ष का मोमेंटम टूट जाए। बिल्कुल। तो ये नियम जहां एक तरफ जवाबदेही तय करता है, वहीं दूसरी तरफ ये सरकारों को थोड़ा सांस लेने और राजनीतिक दबाव को मैनेज करने का एक मौका भी दे देता है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक डेडलाइन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टूल भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ठीक है, गवर्नर ने सत्र बुला लिया, विधानसभा चल रही है, लेकिन क्या गवर्नर के पास इसे बीच में रोकने का भी कोई अधिकार है? हाँ है, और यहीं पर क्लॉज 2 आता है। राइट। और क्लॉज 2 में 2 शब्द हैं जो अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन और विघटन यानी डिसोल्यूशन। 1 मिनट, सत्रावसान और विघटन, मुझे तो ये दोनों हमेशा एक जैसे ही लगते हैं। क्या दोनों का मतलब सदन को बंद करना नहीं है? यही सबसे आम गलतफहमी है। दोनों का मतलब बंद करना तो है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सत्रावसान को आप एक पॉज बटन की तरह समझ सकती हैं। पॉज बटन? हाँ, जब गवर्नर सत्र का सत्रावसान करते हैं तो सिर्फ वो विशेष सत्र मतलब वो सेशन समाप्त होता है। विधानसभा भंग नहीं होती, वो जिंदा रहती है। एमएलएज अपने पद पर बने रहते हैं, सरकार भी बनी रहती है। अच्छा, तो ये एक तरह का टेम्पररी ब्रेक हुआ, जैसे किसी टीवी सीरीज का एक सीजन खत्म हो गया लेकिन शो अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला सीजन आएगा। बिल्कुल सही एनालॉग है। और इसका एक तकनीकी असर ये होता है कि उस सत्र में जो भी बिल या प्रस्ताव पेश किए गए थे वो खत्म नहीं होते, वो लैप्स नहीं होते, उन्हें अगले सत्र में फिर से उठाया जा सकता है। ओके। लेकिन इसका एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक इस्तेमाल भी है। वो क्या है? मुझे याद है एक बार एक राज्य में ऐसी स्थिति बन गई थी जहां सरकार के पास बहुमत नहीं था और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। सरकार को पता था कि अगर वोटिंग हुई तो वो हार जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? तो सरकार ने चतुराई से राज्यपाल को सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश कर दी। सत्र ही खत्म हो गया। विपक्ष चिल्लाता रहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, पर तकनीकी रूप से कुछ भी गलत नहीं था, है ना? अरे, सरकार को कुछ महीनों की सांसें मिल गईं ताकि वो अपने एमएलएज को वापस ला सकें या विपक्ष में तोड़फोड़ कर सके। तो ये पॉज बटन असल में एक एस्केप बटन भी बन सकता है। ये तो प्रक्रियात्मक नियम का एक बहुत ही चालाकी भरा इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये तो हुआ सत्रावसान, पॉज बटन। लेकिन अगर स्थिति इतनी खराब हो जाए कि पूरे सिस्टम को ही हार्ड रीसेट करना पड़े, क्या उसके लिए भी कोई बटन है? हाँ, और वो है अनुच्छेद 174 2 ख में दी गई शक्ति, विघटन, डिसोल्यूशन। ये स्टॉप बटन है जिसके बाद सिस्टम को रीबूट ही करना पड़ता है। स्टॉप बटन। विघटन का मतलब है विधानसभा का जीवन ही समाप्त कर देना, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सत्रावसान किसी क्लास के एक पीरियड के खत्म होने जैसा है। दूसरा पीरियड शुरू होगा, छात्र वही रहते हैं, क्लास वही रहती है। सही है। लेकिन विघटन का मतलब है कि पूरा स्कूल का साल ही खत्म हो गया। अब तो नए दाखिले और चुनाव के बाद ही नई क्लास शुरू होगी। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन असल राजनीति में स्कूल का साल खत्म करना एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होता है। बिल्कुल।
जिसके परिणाम पूरे राज्य को भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल। जब विधानसभा भंग होती है तो सभी एमएलएस की सदस्यता खत्म हो जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और राज्य में नए चुनाव कराने पड़ते हैं। और विधानसभा में जो भी पेंडिंग बिल्स, प्रस्ताव, याचिकाएं हैं, सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सब जीरो से शुरू होगा। हाँ, उन्हें नई विधानसभा में फिर से नए सिरे से पेश करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा कदम हो, लेकिन यहीं पर मेरे मन में वो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है जो शायद हमारे लिसनर के मन में भी होगा। ये फैसला लेता कौन है? मान लीजिए एक मुख्यमंत्री को पता है कि वो बहुमत खोने वाले हैं और कल सदन में उनकी सरकार गिर जाएगी, तो क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या विपक्ष को मौका ना देने के लिए आज ही राज्यपाल के पास जाकर कह सकते हैं कि विधानसभा भंग कर दीजिए और नए चुनाव करवाइए? और आपने उस नस पर हाथ रख दिया है जहां संविधान की सबसे ज्यादा व्याख्या और राजनीतिक ड्रामा होता है। अच्छा। यहीं पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों मतलब डिस्क्रेशनरी पावर्स का सवाल उठता है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री के पास स्पष्ट बहुमत है और वो चुनाव की सिफारिश करते हैं तो राज्यपाल को आमतौर पर वो सलाह माननी पड़ती है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में क्या होता है? जैसे मैंने उदाहरण दिया, जब सरकार गिरने वाली हो। राज्यपाल को पहले ये देखना होगा कि क्या राज्य में एक स्थिर सरकार बनने की कोई और संभावना है। ओके। उनकी पहली जिम्मेदारी ये है कि वो चुनी हुई विधानसभा को उसका कार्यकाल पूरा करने का मौका दें। तो इसका मतलब यह कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह को मना भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए एक गठबंधन सरकार है और एक सहयोगी दल समर्थन वापस ले लेता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाकर विधानसभा भंग करने की सलाह देते हैं। अब राज्यपाल को कुछ चीजें देखनी होंगी। क्या विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा है? क्या उनके पास बहुमत का समर्थन पत्र है? क्या कोई और गठबंधन संभव है? हाँ, क्या कोई और गठबंधन संभव है जो एक स्थिर सरकार दे सके? अगर राज्यपाल को लगता है कि एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है तो वो मुख्यमंत्री की सलाह को मानने से इनकार कर सकते हैं और विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। तो उस समय तो राजभवन ही सारी राजनीति का केंद्र बन जाता होगा। हाँ, उस समय राज्यपाल का हर कदम बहुत मायने रखता है। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे मुख्यमंत्री ने सलाह दी है इसलिए मैं विधानसभा भंग कर रहा हूँ। उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी दल को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। तो अगर मुख्यमंत्री सदन में बहुमत खो चुके हैं तो उनकी सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं रह जाती। राज्यपाल का काम तब लोकतंत्र की रक्षा करना हो जाता है, न कि किसी एक व्यक्ति की सरकार की। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधानसभा के पूरे जीवन चक्र पर पूरा नियंत्रण देता है। सबसे पहले वो सदन को बुलाकर उसे एक तरह से जन्म देते हैं। सही, जिसे समनिंग कहते हैं। फिर 6 महीने के नियम के जरिए वो सुनिश्चित करते हैं कि विधानसभा का जीवन चलता रहे और वो जवाबदेह बनी रहे। ये उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता है। फिर सत्रावसान के जरिए वो इस जीवन चक्र में एक पॉज लगा सकते हैं जो कभी-कभी एक रणनीतिक एस्केप भी बन जाता है। हाँ, एक अस्थायी रोक। और आखिर में विघटन के जरिए वो विधानसभा के जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं, यानी उसकी मृत्यु की घोषणा कर सकते हैं। हाँ, जिसके बाद एक नए जीवन चक्र यानी नए चुनाव की शुरुआत होती है। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा है। ये शक्ति राज्यपाल के पद को केवल एक औपचारिक सेरेमोनियल पद से कहीं ज्यादा बनाती है, खासकर जब राज्य की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो, जैसे किसी गठबंधन सरकार के समय या जब बहुमत बहुत कमजोर हो। इन शक्तियों का इस्तेमाल राज्य की राजनीति की पूरी दिशा तय कर सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि अनुच्छेद 174 सिर्फ कुछ प्रक्रियात्मक नियम नहीं है। ये शक्ति, संतुलन और जवाबदेही का एक बहुत ही जटिल ताना बाना है। और विधानसभा का विघटन करना। और हमने ये भी देखा कि ये तीनों शक्तियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं और कैसे इनके व्यावहारिक इस्तेमाल के पीछे गहरी राजनीति छिपी होती है। हाँ, और हमने ये भी जाना कि 6 महीने का नियम सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि सरकारों के लिए एक रणनीतिक टूल भी है। और सबसे जरूरी बात, सत्रावसान और विघटन के बीच का वो बारीक लेकिन बहुत बड़ा अंतर। हाँ, एक में सिर्फ सत्र खत्म होता है और दूसरे में पूरी सभा ही खत्म हो जाती है। सही कहा। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो क्या है? देखिए, संविधान में इन शक्तियों के शब्द तो स्पष्ट हैं,
जैसा कि हमारे लिसनर के सोर्स में दिया गया है, हमने उन पर चर्चा भी की। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात में है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल कब, कैसे और किन इरादों से किया जाता है। क्या इनका उपयोग संवैधानिक भावना को बनाए रखने के लिए होता है या फिर किसी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। कानून के लिखे हुए शब्दों को जानना एक बात है, लेकिन उनके पीछे की भावना और उनके व्यवहारिक उपयोग पर नजर रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यही वो सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को विचार करते रहना चाहिए। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।